देखिएगा, आज हम लोग जो है कक्षा 12 में इस लेसन को पढ़ेंगे जो छठवां लेसन है, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। उसमें हमने जो फेरस के बारे में पढ़ा था, यानी लोहे का निष्कर्षण किया था। लोहे के निष्कर्षण के बारे में आप जानते भी हैं, पढ़े भी हैं। आगे उसी लेसन में है कापर का निष्कर्षण। कापर का निष्कर्षण कैसे करते हैं हमने आपको बताया था कि किसी भी धातु का निष्कर्षण करने के लिए हम पहले उसके खनिजों को देखते हैं और खनिजों से अयस्कों का चुनाव करते हैं। अयस्कों का जब चुनाव कर लेते हैं तो बड़े बड़े चट्टानों के रूप में हो सकते हैं, तो उनको तोड़ करके हम छोटा करते हैं। छोटा जब कर लेते हैं तो उनको हम दलित्र में डालते हैं। दलित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें दो डिस्क होते हैं, दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो उसके बीच जब वो आपका जो अयस्क होता है जब आ जाता है तो वो पिस करके बारीक चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब वो पिस करके बारीक चूर्ण बदलेगा या बारीक चूर्ण में बदल जाता है तो उसके बाद अगर देखते हैं कि उसके कण अगर बहुत छोटे नहीं हुए हैं तो उसको इस टाइप मिल में डाल देते हैं, जहां पर पिस करके बहुत बारीक कण बन जाते हैं। और सल्फर का जो है इस तरह से हम तो पीस लेते हैं, पीस करके पाउडर बना लेते हैं। इसके बाद हम उनका क्या करेंगे, सांद्रण करते हैं। तो पहले जो थोड़ा सा देखेंगे अयस्कों का, तो ये तो हमने पीसना बताया आपको। उसमें अयस्क कौन कौन से हैं, प्रमुख हैं, कुछ नाम हमने यहाँ पर लिख रखा है। ये देखिए, कापर का निष्कर्षण आपको करना है तो कापर के प्रमुख अयस्कों को हम जो है लेंगे। लीड क्या ले सकते हैं, कापर पाइराइट ले सकते हैं, कापर ग्लास ले सकते हैं, मैलेकाइट है, एजुराइट है, क्यूप्राइट, ये उनके सूत्र हैं। ये प्रमुख अयस्क हैं। कापर पाइराइट आपका ये प्रमुख अयस्क है, कापर ग्लास है, मैलेकाइट है, एजुराइट है, क्यूप्राइट या रूबी कापर कहलाता है। ये इसके क्या है, प्रमुख अयस्क है। हम जो है कापर पाइराइट को लेकर के कापर का निष्कर्षण करने जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा देखेंगे निष्कर्षण में पहले हम अयस्क को पीसना या उसका सांद्रण करते हैं, तो पहले हम पीसेंगे तभी सांद्रण करेंगे। तो सांद्रण के लिए फेन प्लाउन विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क जितने भी होंगे, किसी भी धातु के सल्फाइड अयस्क होंगे तो उनका हम जो है सांद्रण फेन प्लाउन विधि के द्वारा करते हैं। हम उसमें करते क्या है, हम जो है एक बड़ा सा हाउज लेते हैं, हाउज में जल भर देते हैं और उस हाउस की जो साइज या उसकी जो बनावट होती है इस प्रकार से हो सकती है। ये आपका हाउस है, इसमें ये जो है आपका एक सिरा है, ठीक। ये ध्यान से देखेंगे, ये इस तरह से बना होता है, इसमें बुलबुले यानी इसमें एक पाइप होती है जिसमें छिद्र होते हैं, ठीक। इसको हम जो है जल से पूर्ण रूप से भर देते हैं। ये जल से यहां तक भरा हुआ है। इसमें हम अयस्क को क्या करते हैं, डाल देते हैं। जो पाउडर हमने पीस कर बनाया था उसको इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे और इसको जो हम यहाँ से जो है गैस प्रोवाइड करते हैं, यानी वायु। गैस यानी क्या, वायु। यहाँ पर तीव्र वेग से गैस को हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर और सारी बातें जाने। जो अयस्क है जैसे CO2, CuFeS2 आपका जो है यानी कापर पाइराइट है, इसके जो अयस्क है उनको हम पीस करके इसमें डालने से पहले ये ध्यान से देखेंगे। पोटेशियम एथिल जैंथेट लेते हैं, पोटेशियम एथिल जैंथेट या चीड़ का तेल लेते हैं। तो ये जो है ध्यान से देखेंगे, जब इस जल में चीड़ के तेल को मिला देते हैं और उसके बाद इसको हम मिलाते हैं तो जो अशुद्धियां होती है जल से शीघ्रता से भीगती हैं और जल में जैसे जल से शीघ्रता से भीग करके तली में आ जाती है, यहाँ पर आ जाएंगी। और जो हमारा अयस्क होता है वह जो है तेल से शीघ्रता से भीग करके और उस जल की सतह पर जो है मक्खन की तरह से तैरने लगता है। जैसे मक्खन नहीं होता है, मक्खन निकालते हैं लोग, तो ये ऊपरी सतह पर आकर तैरने लगता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको जो हम निकाल लेते हैं, अलग कर पृथक कर लेते हैं। अगर हमें यह संभावना है कि इसकी तली में भी कुछ अयस्क नीचे चले गए हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जब वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो कण होते हैं अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं, अर्थात हट जाते हैं। तो हटने के बाद जो भी अयस्क अगर इसमें जमा है तो वे ऊपरी सतह पर पुनः आ जाते हैं, जिनको हम जो है पृथक कर सकते हैं। अब पृथक करने के बाद उसको हम धोते हैं, उसके बाद सुखा लेते हैं। धो करके हम क्या करेंगे, सुखा लेंगे। तो जब सुखा लेते हैं तो सुखाने के बाद ये हमारा कार्य हो गया किसका, सांद्रण का। कुछ अशुद्धियां हमारी दूर हो गई।
जो तली में बैठी थी वही अशुद्धियां वे क्या हो गए, दूर हो गए। अब ऐसे का भर्जन हम करते हैं। हमने आपको बताया था भर्जन क्या होता है। भर्जन के बारे में हमने यही बताया था कि जब किसी सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करने की जो क्रिया होती है वह भर्जन कहलाती है। देखिए, निस्तापन और भर्जन दोनों सेम कैटेगरी है, लेकिन निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। तो हम यहाँ पर निस्तापन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें जल की मात्रा उपस्थित नहीं है। जो कॉपर पाइराइट आपका है इसमें जल नहीं उपस्थित है, नहीं तो हमें निस्तापन करना होता। यहाँ पर ये क्या है, इसमें जल की मात्रा उपस्थित नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, भर्जन का कार्य करेंगे। अब भर्जन का कार्य जब करते हैं तो भर्जन के कार्य में हम करते क्या है भाई, वायु की उपस्थिति में ये जो पदार्थ होता है इसको हम गर्म करते हैं। अगर इसके अंदर जो है आर्सेनिक, सल्फर या एंटीमनी की अशुद्धि अगर उपस्थित है तो वे जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है। यानी अगर इसमें अशुद्धि के रूप में उपस्थित हैं तो क्योंकि इसको हम वायु में गर्म कर रहे हैं, तो जब वायु में गर्म कर रहे हैं तो ये अगर अशुद्धियां हैं तो ये सभी अशुद्धियां क्या करती हैं, वायु से क्रिया करके ये जो बना देती क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बनाता है और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित, यानी यह जो ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर के ये जो है ऑक्साइड के रूप में आपका बाहर जाएगा। अब बचता है आपका ये जो है कॉपर पाइराइट को जब वायु की परिस्थिति में हम गर्म करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है और उसमें से सल्फर गैस निकल जाती है। तो ये जो है क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा और ये फेरस सल्फाइड बन जाएगा। तो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड दो बन गए। अब ये जो है इस प्रकार जो क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड का मिश्रण ये बनेगा। ये जो हमारा एस्क है इसको आप गर्म करेंगे तो ये आपको मिलेगा और ये तो ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब इस प्रकार से जो ये हमें जो मिश्रण तैयार मिला है यह जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ये जो प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है, भर्जन। यानी भर्जन के दौरान ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। अब बात आती है प्रगलन की। प्रगलन का मतलब होता है गलाना। प्रगलन का मतलब क्या होता है, गलाना। वैसे गलाने का मतलब होता है हम जो है उसको क्या करें, पिघलाते। तो इसके लिए हमें एक भट्ठी की आवश्यकता होती है। उस भट्ठी का नाम है वात्या भट्ठी। प्रगलन के दौरान हम जो है वात्या भट्ठी का उपयोग करते हैं। वात्या भट्ठी जो होती है 5 से 7 मीटर ऊंची हो सकती है और 1 से 1.5 मीटर व्यास युक्त हो सकती है। इसका जो निचला स्तर होता है अग्निशय ईंटों से बना होता है। ठीक, अब इसमें हम जो है चित्र तो बनाए नहीं है, लेकिन आप चित्र जो है थोड़ा सा किताब में देखिएगा। किताब में इसका जो चित्र है आपको जो है वात्या भट्ठी का बनाया है और इसमें जो है क्लियर होते हैं, कप और कोन की भी व्यवस्था होती है, वेस्ट गैसों को निकालने की व्यवस्था होती है और एक तरफ जो है स्लैग निकलता है और एक तरफ जो है यानी कि एक तरफ धातुमल और एक तरफ धातु निकलती है। आप थोड़ा सा देखेंगे जब हम प्रगलन करते हैं तो प्रगलन के दौरान होता क्या है, वात्या भट्टी में इसको हम डाल देते हैं और उसमें मिलाते क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, कोक और रेत। ध्यान रहे कि जो हमें यहाँ से मिश्रण मिलेगा ये जो है कॉपर ऑक्साइड यानी क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का जो भी हमें भर्जन के दौरान मिलेगा मिश्रण, उस मिश्रण में हम कोक मिलाते हैं। कोक मिलाते हैं और क्या मिला देते बाबू, और हम मिलाएंगे क्या, रेत। कोक और रेत मिला करके उसको गर्म करते हैं। तो जब कोक और रेत मिलाकर गर्म करते हैं तो क्यूप्रस जो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है और क्यूप्रस और फेरस सल्फाइड जो होते हैं संगत ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ये जो है आपका ये जो फेरस सल्फाइड और ये जो है ये फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड ये जो क्रम से जो है ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीकृत होकर के क्यूप्रिक यानी क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो फेरस ऑक्साइड जो होता है उसमें जो सिलिका मिला रहा है ना उससे क्रिया करता है और क्रिया करके ये धातुमल बना लेता है। यानी गलनीय धातुमल का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। और क्यूप्रस सल्फाइड से प्राप्त जो क्यूप्रस ऑक्साइड है
अनऑक्सीकृत फेरस सल्फेट से क्रिया करता है और जो फेरस है उसको फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इस प्रकार से हमें जो है ये क्रिया संपन्न हो जाती है। कौन सी? ये प्रगलन का कार्य संपन्न हो गया। अब ये गलित अवस्था में हमें प्राप्त होगी। अब एक बेसिमरीकरण है। बेसिमर परिवर्तक होता है जो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा जो है घूम सकता है, और आपकी किताब में भी दिया होगा। आप जो है अंगीठी देखे होंगे, आप जो जला करके ठंडी में लोग जो है उसको जो है सेकते हैं हाथ हो, उस तरह की जो है व्यवस्था है। उसमें जो है गर्म हवाओं को प्रोवाइड करने के लिए ऐसी व्यवस्था होती है, नली होती है जिसमें छिद्र होते हैं, और उसी में ये जो है प्रगलन के दौरान जो गलित अवस्था में जो हमें जो है मिश्रण तैयार है उस बेसिमर परिवर्तक में हम उड़ेल देते हैं। और उड़ेलने के बाद जो है ये उड़ेलने के बाद होता क्या है कि जो फेरस सल्फाइड है वो ऑक्सीकृत होकर के ये जो है क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और उसका जो स्तर होता है उसमें भी जो है आपका ये बना होता है। क्या बना होता है कि SiO2 का जो स्तर होता है वह क्रिया करके धातुमल बनाता है, और धातुमल को हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। जब धातुमल अलग हो जाता है तो ध्यान से देखेंगे ये क्यूप्रस सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड के साथ जो परस्पर क्रिया करता है और क्रिया करके एक जो है आपका धातु बनाता है जिसको हम फफोलेदार तांबा या फफोलेदार कॉपर कहते हैं, जिसकी प्रतिशत यानी शुद्धता जो होती है 98% होती है। ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, लेकिन इसमें जो है शुद्धता अधिकतम हो गई है, यानी 98% या क्या है? शुद्ध है। अब 98% शुद्ध, और इसको अगर शुद्ध करना चाहते हैं तो विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करेंगे। विद्युत अपघटनी विधि में हमें करना क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं। पहले हम बात आपको बता दें, विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं और कैथोड जो होता है शुद्ध धातु का होगा और एनोड जो है फफोलेदार तांबे का बनाएंगे। अब जो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर एक चित्र बना दे रहे हैं। ये हमारा जो है विद्युत अपघटनी सेल है, और इसमें ये जो है हमारा कैथोड है और ये हमारा क्या है? एनोड है। ये कैथोड है, ये एनोड है। ये एनोड जो होगा वो मोटा मोटा होगा आपका, और कैथोड क्या होगा? पतला होगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसको जो हम क्या करते हैं बाह्य स्रोत से एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको भी हम एक दूसरे से जो है जोड़ देते हैं। ये जो है बाह्य स्रोत से जोड़ेंगे। जब बाह्य स्रोत से जब जोड़ करके इसमें जो है हम जो है क्या करते हैं कि ये जो है H2SO4 का विलयन डाल देते हैं और जल का मिश्रण होता है, और इसमें जो है बाह्य स्रोत से हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी कि जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो हमारा एनोड है क्षरित होता है, यानी वह गलेगा और गल करके कहां पर आ जाएगा? ये कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा। कैथोड अब मोटा हो जाएगा और एनोड क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। इस तरह से हम कैथोड को निकाल लेते हैं उसमें से और धो करके सुखा लेते हैं। इस प्रकार से हमें जो है 99.9% क्या होता है? शुद्ध जो है कॉपर प्राप्त हो जाता है। यानी कॉपर की प्रतिशतता जो है 99.99% हो सकती है। इस लेसन में तो हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। धन्यवाद।